नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। सभी साथियों को पता होना चाहिए कि बिना प्रैक्टिस सेट के आप किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाते हो। तो लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको आपकी तैयारी पता लग पाती है कि आपकी तैयारी कैसे हुई है, अभी आपको और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 37 प्रश्न में से आपको कम से कम 25 प्लस स्कोर तो आपको हर हाल में करना ही होगा। इससे अगर आप कम स्कोर कर पा रहे हैं तो अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सभी साथी लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि हमारा चैनल ही प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया। आपको इस पर इतने प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे, अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं टाइम निकाल करके, तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में हिंदी जीके, जीएस और यूपी जीके से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 273। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो कितनी है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या? तो इसमें है 33 व्यंजन। कितने? 33 व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है स्वर आपको ये बताना है हिंदी वर्णमाला में। तो इसमें स्वर हैं 11। कितने? 11 स्वर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेखांकित का कारक बताइएगा। मेढक को पत्थर से मत मारो। तो इसमें कौन सा कारक जो आपको रेखांकित शब्द यानी जो हाईलाइट है इस पर को आपको बताना है कौन सा कारक है। तो आप जानते हैं किसमें से कारक आता है, तो ये आता है कर्ता ने कर्म को करण से। किसमें आता है? करण से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वह भला आदमी चला गया वाक्य में विशेष है। तो इसमें कौन सा विशेष है ये आपको बताना है। तो इसमें विशेष है आदमी। क्या? आदमी है विशेष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है। तो चारों विकल्प आप पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। तो इसमें जो आदिम, कौन? आदिम, ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो ये कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो इसमें जो पड़ोसी, पड़ोसी ये एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञा व्यंजन किस ध्वनि की मेल से बना है। तो कौन सी ध्वनि की मेल से बना है ज्ञा ज्ञानी, ये आपको बताना है। तो ये बना है झा प्लस इंज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाले इन दोनों व्यंजनों के मेल से ज्ञा व्यंजन बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है हा हल। कौन? हा हल है सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस क्रम में डा ढा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। तो कौन से व्यंजन विकल्प में कही गई कि आपको बताना है। तो ये उच्छिप्त मूर्धन व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 से आपके सामने कि जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का अर्थ किस क्रम में है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ आपको ये बताना है।
तो श्लोकोक्ति का अर्थ है कि जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये है घी के दीप जलाना खुशियाँ मनाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है। तो पीड़ा, कौन पीड़ा, ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध भाग का चयन कीजिए, यानी आपको बताने कि शुद्ध विकल्प कौन सा है। तो उसके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ये शुद्ध वाक्य है। बाकी के आप तीनों पढ़ोगे तो बहुत शुद्ध वाक्य है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि उद्धत किस तरह से लिखा जाता है, कौन सी तरह से लिखा जाता है उद्धत। तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। किसके? ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग उद्धत लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो आपको बताना है इनमें से नग किसका पर्यायवाची है। तो जो नग है ये पर्यायवाची है पर्वत का। किसका? पर्वत का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो क्या है ध्वंस का विलोम शब्द? तो इसका जो विलोम शब्द है वो है निर्माण। कौन? निर्माण है ध्वंस का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो इनमें से ऊर्जा का कौन सा शब्द है जो समानार्थी हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि शक्ति ये ऊर्जा का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा अनुष्ठान का संधि विच्छेद? तो अनुष्ठान का संधि विच्छेद हो जाएगा अनहु प्लस ठान या अनहु प्लस ठान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है छंद की रचना, ये आपको बताना है। तो छंद की रचना होती है गणों के समायोजन से। किससे? गणों के समायोजन से होती है छंद की रचना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिनसी जय छिन में गर्व करे क्या इतना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा रस है। तो ये है एक शांत रस। कैसा? ये एक शांत रस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाए। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो इनमें से कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। तो ये जो उपरोक्त पंक्तियाँ दी गई हैं इनमें से विभावना अलंकार कौन सा है? विभावना अलंकार। अलंकार की परिभाषा में पिछले प्रैक्टिस सेटों में बता चुका हूँ और मैंने आपको चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। वहाँ पर मैं सभी की परिभाषा बता चुका हूँ। तो आप लगातार आपको हर एक प्रश्न में परिभाषा बताना सही नहीं रह पाता। तो आपको ये देखना है परिभाषा किसकी क्या है। तो पिछले प्रैक्टिस सेटों में जाइएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस क्रिया में समास का सही विग्रह नहीं हुआ। तो किस में समास का सही विग्रह नहीं हुआ ये आपको बताना है। तो बताइएगा। कनकलता, कनक के समान लता, ये बिल्कुल सही है। पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाले, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने अधिमानता में प्रयुक्त अलंकार बताइएगा। अधिमानता में कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर आपको अलंकार नहीं, इसमें आपको पूछा गया था कि अधिमानता में आपको उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर आप उपसर्ग बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 में आपको
उपसर्ग बताना है। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा आदि उपसर्ग। क्या? आदि उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो किस बोली को कहते हैं कौरवी, ये आपको बताना है। तो कौरवी कहते हैं खड़ी बोली को। किसे? खड़ी बोली को कहते हैं कौरवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो कौन सी उपभाषा वर्ग की बोली है बांगरू, ये आपको बताना है। तो बांगरू ये है पश्चिमी हिंदी। किसकी है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ताजमहल डॉट डॉट का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन से अनुच्छेद में ये वर्णित है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का आपको राइट आंसर तो ये है अनुच्छेद 343 के 1 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो ये कौन से लेखक की रचना है माटी की मूर्तें? तो ये जो रचना है ये है राम वृक्ष बेनीपुरी की। किसकी? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपको बताना है कि रेशमी टाई जो एकांकी है इसके रचयिता तो ये हैं राजकुमार वर्मा। कौन? राजकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो ये कौन से कवि की रचना है विनय पत्रिका? तो ये है तुलसीदास। किसकी? तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि बिखरे मोती डॉट डॉट का पहला कहानी संग्रह है। तो किनका पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती? तो ये कहानी संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।